हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 7th। और आज का जो टॉपिक है वो है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। हमने पढ़ा जल के बारे में। ठीक है, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तथा तो कुछ बर्फ की तरह ठंडा। तो यहाँ ऐसे स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है। ठीक है, ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेगिस्तान मतलब क्या होता है, तो रेगिस्तान मतलब ऐसा नहीं होता है केवल टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा हो। रेगिस्तान वो जगह होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या टेम्परेचर बहुत कम हो, जिसकी वजह से वहाँ बहुत कम बारिश हो। ठीक है, रेनफॉल बहुत कम हो और इसके साथ ही वनस्पति भी बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो इसको हम रेगिस्तान हम कहेंगे। ठीक है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम पाया जाता है, वहाँ खेती करने के उपयुक्त जो इन्वायरमेंट होती है नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ खेती करने के लिए अच्छा खासा थोड़ा सा इन्वायरमेंट है, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। हमने देखा भी लास्ट क्लास में। तो रेगिस्तान को दो भाग में डिवाइड किया गया है, गर्म रेगिस्तान एंड ठंडा रेगिस्तान। तो सबसे पहले हम गर्म रेगिस्तान के बारे में जानेंगे, इसकी खासियत के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है सहारा रेगिस्तान, जो कि गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? हमने पढ़ा भी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये जो रेगिस्तान है ना, सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसका क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है और ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो अगर आपके पास मैप है, एटलस है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ आप देखिए बॉक्स में दिया हुआ है रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यहाँ बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से वहाँ विरल वनस्पति थे, वहाँ भी एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन की वजह से वो गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया है। ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सहारा।
सहारा मरुस्थल आप यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, यहाँ देखिए अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र और मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ठीक है। यह है इरिट्रिया, सोमाली गणराज्य। तो कभी कभी देश के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि सहारा मरुस्थल से घिरा, सहारा मरुस्थल उससे घिरा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए आप बॉक्स में दिया हुआ है सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में कितना था, 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब हम जानेंगे जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु जो है अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश जो है वो बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान जो है गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये देखिए सहारा रेगिस्तान के मरुद्यान मतलब कहीं हरे पेड़ पौधे भी वहाँ आ गए हैं, ठीक है। जो जहाँ के कुछ पेड़ पौधे जैसे खजूर के पेड़ हैं, इस तरीके के पेड़ पौधे से थोड़ा सा द्वीप जो है ना वो हरा भरा दिखता है। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार यह क्या हो सकता है, ठीक बताइए। वहाँ मछली के कंकाल भी मिले हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं था कि अभी हमने देखा कि वहाँ ऐसा नहीं था कि हमेशा से शुष्क प्रदेश ही था, कभी वहाँ हरे पेड़ पौधे भी थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम जानते हैं वहाँ के लोग के बारे में कि सहारा रेगिस्तान के लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से कुछ लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, ठीक है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाते हैं। जैसे मिस्र की नदी है, ठीक है, नील नदी है, तो वहाँ पानी भी है ना, तो पानी है, तो ऐसा मरुद्यान है, तो वहाँ लोग निवास कर लेते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा के सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ आज मस्जिदों से ऊंचे कांच की लकड़ी खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं, ठीक है।
ऊँट की जगह अब वहाँ पे ट्रक भी आ रहे हैं। तुअरेग लोग जो है वो विदेशी पर्यटन के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। लोगों को मार्गदर्शन मतलब जो लोग वहाँ ट्रैवल करने आते हैं, घूमने जाते हैं, उनको बताते हैं वहाँ के बारे में, तो वहाँ का मार्गदर्शक करते हैं। तो इस तरीके से उनका अपना रोजगार भी चल रहा है। ठीक है, आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी भी ढूंढते हैं। यहाँ देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। मतलब रेत है, हमने पढ़ा था ना कि रेत को भी पवन उड़ा ले जाती है, तो जहाँ से उड़ाती है वो वहाँ गड्ढा बन जाता है। अब यहाँ रेत है, यहाँ से पवन जो है यहाँ से बालू उड़ा उड़ा कर दूसरी जगह जाकर निक्षेप कर दिया। ठीक है, यहाँ तो अलग अलग आकृति बन जाते हैं, जैसे हमने देखा था बालू के टीले बन जाते हैं, लोएस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ से ये बालू जा रहा है यहाँ क्या हुआ, यहाँ गड्ढा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और जिसकी वजह से यहाँ अंदर जो भूमिगत जल है वो सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं और ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान जो है ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वो तो था गर्म रेगिस्तान। अब हम जानेंगे ठंडा रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में जानेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक कैसा ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जैसे सिंधु नदी प्रमुख है। ठीक है, ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड मतलब गॉर्ज का निर्माण। गॉर्ज क्या होता है, जैसे दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ऊंची ऊंची पर्वत है, इस तरीके से पहाड़ जैसा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऊंचाई, और यहाँ से नदियाँ बह रही है, बीच से इसके बीच से नदियाँ बह रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गॉर्ज कहेंगे। ठीक, लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। शब्द की उत्पत्ति यहाँ बॉक्स में देखिए। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठीक है, मतलब पर्वतीय दर्रों का देश। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या आप जानते हैं, ये भी बॉक्स में रखा हुआ है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है वो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। ठीक है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान जो है वो लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से ही नीचे रहता है। ठीक है, तो इसको समझना है कि कितना ज़्यादा ठंडा रहता होगा। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित, वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब यहाँ बारिश नहीं होती है, रेन शेडो एरिया। ठीक है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ देखिए लद्दाख को आपको चित्र में दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख है। यहाँ इंडस नदी है, श्योक नदी इसकी सहायक नदी है, शोक नदी आप देखिए। सियाचिन हिमनद भी है, गिलगित है, कारगिल यहाँ है, जो जिला दर्रा, देहरा, गोमपास, ये सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। ओ माय गॉड, 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है, तो समझ सकते हैं आप कि कितना कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, हिम भूमि।
इसको समझना है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार शाहतुश नामक इसके ऊन के लिए किया होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो इसको समझना है। अब हम जानेंगे यहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। विरल मतलब बहुत कम वनस्पति है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत मतलब विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ जो है वो पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रैवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि क्या क्या वहाँ वनस्पति होते हैं और किस तरीके से वहाँ मतलब कि पालते हैं जानवर को, पशुओं को पालते हैं, जैसे दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए। ठीक है। याक के दूध से वो पनीर और मक्खन भी बनाते हैं। भेड़ एवं बकरी के बाल से वो अपना ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है और लद्दाख में विलो पेड़ की लकड़ी पाई जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, थिक्से, शे एवं लामा यूरू। ठीक। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब वहाँ के टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, जिससे लोग अपने आप को धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, बहुत ही मेहनत करती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह से जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस तरीके के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आपका होमवर्क है, आप इसको करके आइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ देखिए थिक्से मठ, ये मठ है इस तरीके से, लद्दाख में है ये, तो इसको देख सकते हैं आप। क्या आप जानते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगालाचा ला, ठीक है, टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी समय यहाँ बर्फ जमा रहता है। ये देखिए बारालाचा ला। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है। लोग देश विदेश से वहाँ घूमने आते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। मतलब यहाँ कमी है ना, यहाँ कमी किस चीज़ की है? यहाँ जल मतलब रेनफॉल बहुत ही कम होता है,
पानी की कमी है, ठीक है, और संसाधन की कमी है, जल एवं ईंधन की कमी है, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोग इसको ही बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, मतलब कि दुरुपयोग नहीं करते इसका, ठीक। ये देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन है, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसके मेंस में आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है। और आपको आंसर राइटिंग करने में डर लग रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लिखें, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तभी आप यूपीएससी का भी आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये भी है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार फिर से आपका पूरा चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाती है, ठीक। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज आपका 7th क्लास का बुक जो है कंप्लीट होता है, ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम 8th क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8th क्लास में न्यू चैप्टर जो भी रहेगा वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।